सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 7 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज का कि अभी प्रित्जकर पुरस्कार 2025 की किसे प्रदान किया गया। तो सही उत्तर हो जाएगा लियू जियाकुन को। प्रित्जकर पुरस्कार, ये ऐसे बोल दो प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार। ये अवार्ड हर साल जीवित वास्तुकारों को दिया जाता है जिन्होंने वास्तुकला की कला के माध्यम से मानवता और निर्मित पर्यावरण में लगातार और महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। इसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी आप कह सकते हो। इसमें पुरस्कार के रूप में पुरस्कार राशि $1 लाख मिलती है। पहली बार ये 1979 में दिया गया था। पहली बार फिलिप जॉनसन को मिला था जो अमेरिकी थे, और आखिरी बार 2024 में ये रिकेन यामामोटो को दिया गया था जो जापान से थे, और इस बार 2025 का लियू जियाकुन को दिया गया जो कि चाइना के हैं। अच्छा, क्या किसी भारतीय को अभी तक ये पुरस्कार मिला है क्या? हाँ, एक बार मिल चुका है। उनका नाम है बालकृष्ण दोषी। कब मिला था? 2018 में। तो ये नाम भी आप ध्यान में रखना। यहाँ पे हमने बात की प्रित्जकर पुरस्कार 2025 की। लियू जियाकुन का नाम याद रखना, ये चाइनीज है। ठीक है। अब अवार्ड वाला प्रश्न है इसी तरह से। अभी लेटेस्ट 2025 के इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में आपको आज यहाँ पे रिवाइज कराता हूँ। देखो, एक हमने पढ़ा था पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये मिला सई परांजपे को। एक गंगाधर राष्ट्र पुरस्कार प्रसिद्ध ओडिया कवि प्रतिभा सतपथी को मिला 2023 के लिए। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, ये पहली बार किसी पुरुष फुटबॉलर को मिला था, लियोनेल मेसी को, अर्जेंटीना से हैं। तरुण दास सिंगापुर का मानद नागरिक पुरस्कार मिला। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024, ये शूटर है मनु भाकर। मतलब ये 4 खिलाड़ियों को मिला था। वो 4 कौन कौन है? एक तो शूटर मनु भाकर, चेस प्लेयर डी गुकेश, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार। उर्वशी सिन्हा अभी गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार मिला। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025, ये संस्थागत श्रेणी में इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन, भारतीय राष्ट्र महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद को मिला। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो क्रिस्टल अवार्ड है, ये डेविड बेकहम, डायन वॉन फर्स्टेनबर्ग और रिकेन यामामोटो को मिला। और अभी गणतंत्र दिवस परेड 2025 में जो टॉप झांकी रही वो उत्तर प्रदेश की रही, और मंत्रालयों में बात करोगे तो जनजातीय कार्य मंत्रालय की रही। ठीक है। तो ये इस बार के कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हमने यहाँ पे और रिवाइज कर लिए, ध्यान में रखना इनको। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में अचंता शरत कमल ने अपने सेवानिवृत्ति के रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। उनका संबंध किस खेल से है, ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर होगा टेबल टेनिस। तो भारतीय टेबल टेनिस प्लेयर अचंता शरत कमल, और अभी इन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। वैसे तो वो वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के उपाध्यक्ष भी हैं। और आपको बता दूं, इन्हें अर्जुन पुरस्कार 2004 में मिला था, पद्मश्री 2019 में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनको 2022 में मिला था। और अभी जो पिछले साल पेरिस ओलंपिक हुए थे 2024 में, उसके उद्घाटन समारोह में ओपनिंग सेरेमनी में ये भारतीय ध्वजवाहक फ्लैग बियरर रहे थे पीवी सिंधु के साथ में। और आप कह सकते हो कि 2022 में इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के एथलीट आयोग के लिए चुने जाने वाले वो पहले भारतीय खिलाड़ी भी हैं। बाकी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की अगर हम बात करते हैं, स्थापना होती है 1926 में, हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड, और हेड है पेट्रा सॉर्लिंग। और ये याद रखना पॉइंट कि 2025 में अभी जो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप है वो दोहा कतर में होगा। और ये शरत कमल से 2-3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए क्या। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन के राजदूत हैं, ये भी याद रखना, ये मैंने आपको बताई दिए। और अभी पिछले साल जो 27वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुई थी अस्ताना कजाकिस्तान में, उसमें भारतीय पुरुष, भारतीय महिला और भारतीय महिला डबल्स टीम ने ब्रोंज मेडल जीता था। अच्छा, हमारे जो टेबल टेनिस में कुछ खिलाड़ी हैं, कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, उनके नाम जरूर याद रखना। कई बार एग्जाम में खिलाड़ी का नाम दे करके उनका खेल पूछ लेते हैं, तो वहां पे ये नाम काम आएंगे आपकी। जैसे कि शरत कमल हो गया, जी साथियान, मणिका बत्रा, मानव ठक्कर, शिरजा अकुला, पोलोमी घटक और सौम्यजीत घोष, इन सब का संबंध टेबल टेनिस से है। ठीक है। और अभी शरत कमल ने संन्यास की घोषणा कर दी है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अभी सी ड्रैगन 2025 अभ्यास का आयोजन किया। इसका आयोजन किसने किया, ये पूछ रहे हैं। तो आंसर होगा अमेरिका ने। एक्सरसाइज का नाम है सी ड्रैगन एक्सरसाइज। ये बहुराष्ट्र अभ्यास है, बहुत सारे देश हिस्सा लेते हैं।
इस बार 5 देशों की नौसेनाओं ने इसमें हिस्सा लिया है। 5 देश में से भारत भी एक देश है। वैसे वो 5 देश कौन कौन है? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और भारत। अच्छा, हुआ कहाँ पे? पश्चिमी प्रशांत महासागर में जो गुआम तट है वहां पर इसका आयोजन किया गया। अभी 4 मार्च को ये शुरू हो गया, 19 मार्च तक ये चलेगा। वैसे आपको बता दूं, ये जो सी ड्रैगन अभ्यास है पहली बार 2019 में हुआ था। ये एक पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास है और इसमें भारत की तरफ से हमारा जो P-8I समुद्री गश्ती और टोही विमान है उसने हिस्सा लिया। और इस अभ्यास के दौरान भाग लेने वाले देश कई तरह की स्पर्धाओं का सामना करते हैं, मतलब इनके बीच में कई तरह की स्पर्धाएं, कंपटीशन वहां पे होते हैं और उनमें जो अच्छा परफॉर्मेंस करता है उसे ग्रेड दिया जाता है। और जिस देश को सबसे ज्यादा ग्रेड मिलता है ना, उस देश को ड्रैगन बेल्ट पुरस्कार यहाँ पे दिया जाता है। तो पूछा जा सकता है ड्रैगन बेल्ट पुरस्कार इसका आयोजन कहाँ पर होता है, या ड्रैगन बेल्ट पुरस्कार किसे मिला। तो मिला किसे मिला ये तो जब एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा तब पता लगेगा, लेकिन अभी हमें क्या याद रखना है, सी ड्रैगन अभ्यास का आयोजन ये कहां पर किया गया, किसने इसका आयोजन किया, ये 2-3 बातें आप ध्यान में रखना। अब एक्सरसाइज वाला प्रश्न है। चलो 2025 में जो जो अभी तक मिलिट्री एक्सरसाइज हम कर चुके हैं वो मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। देखो, एक डेविल स्ट्राइक अभ्यास हमने पढ़ा था जो भारतीय सेना और वायुसेना के बीच में हुआ। ला पेरोस अभ्यास, ये बहुपक्षीय अभ्यास है, भारत ने भी हिस्सा लिया था, भारत की तरफ से INS मुंबई ने। और इसका आयोजन फ्रांस ने किया था। कहां पे? मलक्का, सुंडा और लोम्बेक जल डमरू मध्य के बीच में हुआ। एक्यूवेरिन अभ्यास भारत और मालदीव के बीच में हुआ, मालदीव में। ट्रोपेक्स अभ्यास ये भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल के बीच में हुआ, हिंद महासागर में। साइक्लोन अभ्यास भारत और इजिप्ट के बीच में हुआ, राजस्थान में। विंग्ड राइडर्स जो एक्सरसाइज है ये भारतीय सेना और वायुसेना के बीच में हुआ, पूर्वी कमान में। कोमोडो अभ्यास ये एक बहुपक्षीय अभ्यास था और भारत ने भी हिस्सा लिया, भारत की तरफ से INS शार्दुल और P-8I विमान ने। बाली इंडोनेशिया में हुआ, इंडोनेशिया ने ही इसका आयोजन किया था। और सागर कवच अभ्यास अभी इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसका आयोजन किया, पश्चिम बंगाल में। जल थल रक्षा अभ्यास भारतीय सेना, तटरक्षक बल और समुद्री पुलिस ने इसका आयोजन किया। कहाँ पे? बेट द्वारका, गुजरात में। ठीक है, ये 2025 की कुछ इंपॉर्टेंट अभ्यास है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का CEO किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अजय भादु को। तो अभी अजय भादु को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का CEO नियुक्त किया गया है। वे वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव भी है और यहाँ पर वो L सत्य श्रीनिवासन का स्थान लेंगे। अच्छा, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के अंतर्गत आता है, जिसकी स्थापना होती है 9 अगस्त 2016 में। और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं डिटेल में। इसको आप ऐसे समझो जैसे कि सरकार को कोई काम कराना, जैसे कि कोई निर्माण कराना है, जैसे कि एक स्कूल बनाना है, यूं समझो स्कूल की बिल्डिंग बनानी है, तो उसके लिए जो कारीगर चाहिए, जो मटेरियल चाहिए, उसको वो यहां से परचेज करती है। यहाँ पे डाल देगी कि हमें 300 कट्टे सीमेंट चाहिए, तो जो जो रजिस्टर्ड यहाँ पे सेलर होंगे, जैसे कि मान लो मैं सीमेंट बेचता हूँ, मैंने लिखा मैं 300 रुपये का कट्टा देता हूँ, ये वाला आपने लिख दिया 310 रुपये का, तो इस हिसाब से गवर्नमेंट वहां से वो चीजों को हायर कर लेगी, उन चीजों को खरीद लेगी। ये है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस और उसी के CEO बना दिए गए भी कौन? अजय भादु। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न है। चलो कुछ और अपॉइंटमेंट्स भी मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवाता हूँ। जैसे कि अभी RBI के नए गवर्नर बने संजय मल्होत्रा, नाम है, 26वें नंबर के। मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने ज्ञानेश कुमार, ये भी 26वें नंबर के हैं। और चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर विवेक जोशी बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभी प्रधान सचिव बने दूसरे कौन से? शक्तिकांत दास इनका नाम है, इनसे पहले PK मिश्रा भी हैं, मतलब 2 हो गए अब इनके प्रधान सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर V अनंत नागेश्वरन है, अब इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया 2027 तक। उसी तरह से नीति आयोग के CEO का भी कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया, PVR सुब्रमण्यम इनका नाम है। मनन कुमार मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अभी ये 7वीं बार अध्यक्ष बने थे। तुहिन कांत पांडे अभी सेबी के अध्यक्ष बने। रक्षा लेखा महानियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट डॉक्टर मयंक शर्मा बने। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये हैं के संजय मूर्ति, अभी नए बने थे। लेखा महानियंत्रक कौन है हमारे? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स SS दुबे है। ठीक है, ये भी मैंने साथ में लिख दिया क्योंकि मिलते जुलते नाम है ना, तो इसलिए साथ में लिख दिया ताकि एक साथ आपको ये तीनों चीजें याद रहे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे
कि अभी हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर सुबोर्नो बॉस। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के चेयरमैन हैं डॉक्टर सुबोर्नो बॉस, जिनको अभी वाइब्रेंट भारत ग्लोबल समिट 2025 में केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं हमारे जो गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें आतिथ्य शिक्षा में क्रांति लाने के लिए ये सम्मान मिला है। क्या नाम है? डॉक्टर सुबोर्नो बॉस। अब वैसे ये अवार्ड वाला प्रश्न है, और अभी स्टार्टिंग में ही अवार्ड्स वाला प्रश्न हमने एक और देखा था, वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मैंने आपको रिवाइज कराए थे, ठीक है। तो इस प्रश्न में हम इतना याद रखते हैं, अवार्ड्स हमने रिवाइज कर ही लिए। तो अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में जारी वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक हाई नेट वर्थ व्यक्तियों के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा चौथे स्थान पर। तो अभी 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 आई है। इसको जारी किया रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म नाइट फ्रैंक ने, जो कि यूके की एक संस्था है। इस रिपोर्ट में निजी संपत्तियों और वैश्विक निवेशों की कैलकुलेशन करके ये रैंकिंग जारी की गई है। तो इसमें पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे जापान है और चौथे पे भारत है। और इसमें यह भी बताया गया कि देश में हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स की जो संख्या है वो पिछले साल के 80,686 से बढ़कर के 2024 में कितनी हो गई? 85,698, 85,698 हो गई। और इसमें यह भी बताया गया कि विश्व के लगभग 3.7 परसेंटाइल जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं वो आपको भारत में मिलेंगे। हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स मतलब जिनके पास बहुत पैसा है। और 2024 में देश में अरबपतियों की संख्या 191 हो गई है, जो कि 2023 की तुलना में 26 ज्यादा है। और अरबपतियों की संपत्ति के मामले में अगर बात करते हैं तो भारत तीसरे स्थान पे आता है। पहले पे रैंकिंग थी, और रैंकिंग की बात है तो चलो कुछ और 2025 की ही मैं आपको रैंकिंग रिवाइज करवाता हूँ कि किस किस तरह के प्रश्न अभी तक हम पढ़ चुके हैं 2025 में रैंकिंग से संबंधित। तो देखो 2023 में वस्त्र और परिधान के निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? छठा स्थान, टॉप पे चाइना है। ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत 123वें स्थान पर है, टॉप पर स्विट्जरलैंड है। टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर ये कोलकाता है, टॉप पे कोलंबिया का बैरंक्विला। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत की ओवरऑल रैंक 25 है, टॉप पर अमेरिका है। कॉफी उत्पादन के मामले में भारत विश्व में 7वें स्थान पर है, टॉप पर ब्राजील है। और भारत में टॉप पर कर्नाटक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। एडलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में टॉप पर चाइना है, तीसरे पे भारत है। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में पहले स्थान पर उड़ीसा है, दूसरे पे छत्तीसगढ़ और तीसरे पे गोवा है। और फोर्ब्स की वर्ष 2025 की दुनिया की सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत 12वें पे है, टॉप पर अमेरिका है। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में पहला स्थान मिला। ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर है, टॉप पर चाइना है। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 96 पे है, टॉप पे डेनमार्क है। पंचायत हस्तांतरण सूचकांक पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स में पहले पे कर्नाटक है, फिर केरल, फिर तमिलनाडु है। और अभी ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में लगातार तीसरे साल सर्वाधिक पक्षी प्रजातियां ये आपको मिलेगी पश्चिम बंगाल में, कितनी है? 543 है। उसके अलावा अभी जो इंडस वैली रिपोर्ट 2025 आई थी उसके अनुसार भारत 2024 में कंपनियों के द्वारा आईपीओ के माध्यम से सबसे ज्यादा धन जुटाने वाला देश है। मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है, टॉप पे चाइना, फिर अमेरिका, फिर भारत है। लेकिन सड़क नेटवर्क में अगर बात करते हैं तो भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है, पहले पे अमेरिका है। ठीक है, तो ये कुछ इंडेक्सेस रैंकिंग्स हैं अभी आई हैं, ध्यान में रखना, बिल्कुल लेटेस्ट वाली मैंने आपको रिवाइज कराई है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में पद्मश्री गोदावरी सिंह का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था या वो संबंधित थे काष्ठ कला से? तो अभी काष्ठ कला के प्रमुख शिल्पकार थे गोदावरी सिंह, जिनका अभी वाराणसी में निधन हो गया। काष्ठ कला मतलब लकड़ी से कुछ कलाकृति बनाना, ये लकड़ी के खिलौने बनाते थे।
और इन्होंने लकड़ी के खिलौने बनाने की कला को बनारस की गलियों से देश दुनिया में फैलाया, प्रचलित किया। और काष्ठकला के अद्भुत कलाकारी के लिए उन्हें साल 2024 में पद्मश्री भी मिला था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनका नाम मैंने यहाँ पे लिया है। 2024 में पद्मश्री इनको मिला था। चलो एक काम क्यों नहीं करते, आप लोग कमेंट करके बताओ कि इस बार 2025 में कितनों को पद्मश्री, तीनों बता दो, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री कितनों कितनों को दिए गए। बाकी निधन वाला प्रश्न है, ऑब्ituary वाला प्रश्न है, कुछ इंपॉर्टेंट नाम, व्यक्तियों के नाम जिनके हाल ही में निधन हुए, हम रिवाइज करते हैं एक बार। तो मिलिंद रेगे की बात करें, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंबई क्रिकेट इनको कहा जाता है। सुक्री बोम्मागुड़ा कर्नाटक के हलक्की वोक्कालिगा समुदाय की प्रसिद्ध लोक गायिका थी और उन्हें समुदाय की लोक परंपराओं का चलता फिरता विश्वकोश भी कहा जाता था। इनका निधन हो गया। दुनिया की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एग्नेस कैलेटी का निधन हो गया, वे हंगरी से थी। फ्रांसीसी भारतीय संस्कृत विद्वान डॉक्टर पियरे सिल्वेन का निधन हो गया। 2024 में ही पद्मश्री इनको भी मिला था। पूर्व मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार आर चिदम्बरम का निधन हो गया। 1999 में पद्म विभूषण मिला और वर्तमान में हमारे मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद है। दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला या सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ये टोमिको इटुका थी, जापान की, इनका निधन हो गया। और डॉक्टर के एम चेरियन हृदय रोग विशेषज्ञ थे। 1975 में भारत की पहली सफल कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी इन्होंने की थी और भारत का पहला हृदय फेफड़ा प्रत्यारोपण भी इन्होंने किया था। पद्मश्री 1991 में मिला, निधन हो गया। नामीबिया देश के पहले राष्ट्रपति सैम निजोमा का निधन हो गया और अभी ओडिसी नृत्य के जनक मायाधर राउत का भी निधन हो गया। ये सारे इंपॉर्टेंट नाम ही लिखे मैंने यहाँ पे, तो ये सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे जिनके अभी निधन हो गए। 2025 वाले ही है ना, लेटेस्ट है बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं फिर अगले में पूछ रहे कि अभी अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 5 मार्च को। तो दुनिया भर में निरस्त्रीकरण मुद्दों के बारे में जन जागरूकता और समझ बढ़ाने के लिए विशेष रूप से युवाओं के बीच में ये दिन मनाया जाता है। ये दिन जनता को ये समझाने में भी मदद करता है कि किस प्रकार निरस्त्रीकरण प्रयास शांति को बढ़ावा देते हैं और संघर्षों को रोकते हैं तथा हथियारों के कारण होने वाली पीड़ा को कम करते हैं। तो ये जो दिवस है ये पहली बार 2023 में मनाया गया था। ठीक है, कब? 5 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, अभी तक मार्च में कौन कौन से दिवस हम मना चुके हैं? तो 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, 1 मार्च को ही शून्य भेदभाव दिवस, 1 मार्च को ही विश्व समुद्री घास दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया और 3 मार्च को ही विश्व श्रवण दिवस, वर्ल्ड हियरिंग डे के रूप में मनाया था। और आज हमने ये 5 मार्च को एक और दिवस देखा, कौन सा? अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कांस इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट को जीत लिया, तो आंसर होगा पी इनियन ने। पी इनियन ये तमिलनाडु से हैं और 2019 में ये ग्रैंड मास्टर बने थे और अभी इन्होंने ही 38वें कांस इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट को जीत लिया है। ये हुआ कहाँ पे? फ्रांस के कांस शहर में हुआ। 2025 में इसका ये 38वां संस्करण है। देखो, चेस की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद हैं, जिन्हें लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनकी ऑटोबायोग्राफी है माइंड मास्टर। पहला जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है इन्हीं को मिला था 1991-92 में। और सबसे युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश है हमारे। पहली फीमेल ग्रैंड मास्टर पूछोगे तो एस विजय लक्ष्मी है। वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई को होता है। भारत में पहली बार चेस एकेडमी ये खुलेगी उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर में। अभी जो पिछले साल 45वां चेस ओलंपियाड हुआ था हंगरी के बुडापेस्ट में, उसमें याद रखना मेल और फीमेल कैटेगरी दोनों में भारत विजेता रहा। मेल में हमने स्लोवेनिया को हराया और फीमेल में अजरबैजान को। अब जो अगला होगा 2026 में, जो 46 नंबर का फिडे चेस ओलंपियाड ताशकंद उज्बेकिस्तान में होगा। उसके अलावा वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2024 अभी इसको जीत लिया कोनेरू हम्पी ने। और फिडे विश्व ब्लिट्स चैंपियनशिप में आर वैशाली ने कांस्य पदक जीता। उसके अलावा चेन्नई के 18 वर्षीय डी गुकेश ये चीन के डिंग लेरेन को हरा करके सबसे कम उम्र में फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब इन्होंने जीता। उसके अलावा हमने पढ़ा शतरंज खेल में 2800 येलो रेटिंग का आंकड़ा पार करने वाले भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर ये अर्जुन एरिगेसी बने। ये प्रश्न एग्जाम में आया था। फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 जो होगा भारत में होगा इस साल,
और नवा जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब अभी इंडियन पन्नीर सेल्वम ने जीता। प्रतिष्ठित टाटा स्टील चेस मास्टर्स 2025 का खिताब जीता अभी आर प्रज्ञानानंद ने। तो ये 2025 के ही कुछ इंपॉर्टेंट चेस से संबंधित प्रश्न थे और कुछ स्टैटिक यहाँ पे हमने रिवाइज करे, इनको ध्यान में रखना। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हमारे जेपी नड्डा, उनके अनुसार प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मात्र मृत्यु दर कितनी है? तो आंसर होगा 100। मात्र मृत्यु दर, इसे अंग्रेजी में आप बोलोगे MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो। ये क्या बताता है? मतलब 1 लाख जीवित जन्मे बच्चों पर माताओं की मृत्यु को ये रिप्रेजेंट करता है। और ये जितना कम हो उतना अच्छा है। देखो, हम यही चाहते हैं कि जब भी बच्चे का जन्म हो तो माता भी सुरक्षित रहे। कहते हैं ना, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ और सुरक्षित रहे, बस यही कामना रहती है। क्योंकि माँ के बिना तो जीवन अधूरा है और उस बालक ने तो अभी जन्म लिया और उसकी माँ अभी से नहीं है उसके साथ में। तो सोचो, हमारी तो सोच के रूह कांप जाती है, तो वो बच्चा कैसा फील करता होगा। तो ये जितना कम हो उतना अच्छा है। तो अभी जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं जेपी नड्डा जी, उन्होंने ही कहा कि हमने जो हमारा MMR का जो टारगेट रखा था 100 का, हमने उसको अचीव कर लिया। मतलब 1000 जब बच्चे जन्म ले रहे हैं तो जो माताओं की मृत्यु हो रही है वो अब 100 हो रही है। पहले ज्यादा होती थी तो अब उसे कम करके 100 पर ले आए हैं। और परसेंटेज वाइज उन्होंने बताया कि 1990 से सन 2020 के दौरान 83% की इसमें गिरावट देखी गई है। ठीक है, तो ये डेटा फैक्ट वाले प्रश्न है, आपको इस तरह से ही ध्यान में रखने हैं। बाकी ये थी आज के हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी क्विज इनकी अपलोड होती है प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था, ऑस्ट्रिया के चांसलर अभी कौन बन गए? क्रिश्चियन स्टॉकर। फिर पूछा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े वन्यजीव बचाओ, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र वनतारा का उद्घाटन कहाँ किया? गुजरात में। विश्व श्रवण दिवस, वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया गया 3 मार्च। और एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वां उच्च स्तरीय क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन ये किया गया जयपुर में। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को किसने मंजूरी दी? उत्तराखंड। जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहली शहरी निकाय कौन सा बना? अहमदाबाद। पहली डॉल्फिन गणना के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारतीय वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट कौन बनी? तनुष्का सिंह। और अभी 42वीं नेशनल सीनियर रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन ये कहां पर किया जा रहा है? भोपाल में। और आखिरी प्रश्न पूछा था, स्टीव स्मिथ ने एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों से संन्यास ले लिया, वे किस देश से हैं? ऑस्ट्रेलिया। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था, भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच किसे बनाया गया? तो आंसर होगा PR श्रीजेश को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।